ये मामला एक ऐसे परिवार की लंबी और दर्दनाक लड़ाई की झलक प्रस्तुत करता है जो अपने बेटे के लिए न्याय, करुणा और गरिमा की तलाश में वर्षों से अदालतों के दरवाजे खटखटा रहा है। 31 वर्षीय हरीश राणा जो लगभग 12 साल से वानस्पतिक अवस्था में है और 100% दिव्यांगता यानी क्वाड्रिप्लेजिया से जूझ रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नोएडा जिले अस्पताल में एक प्राथमिक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। ये बोर्ड ये मूल्यांकन करेगा कि क्या उसके मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी जीवन रक्षक उपचार रोकने पर विचार किया जा सकता है। अदालत के इस आदेश ने न केवल इस जटिल और भावनात्मक मुद्दे को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है, बल्कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लेकर कानूनी ढांचे और नैतिक सीमाओं पर भी एक गहरी बहस को जन्म दिया है। अदालत की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने बेहद संवेदनशीलता के साथ मामले की सुनवाई की। रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद न्यायालय ने कहा कि मरीज की हालत बेहद दयनीय है और स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। अदालत ने साफ किया कि प्राथमिक मेडिकल बोर्ड 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। ये आदेश ऐसे समय में आया जब मरीज के पिता ने कहा कि वर्षों की कोशिशों, इलाज और राज्य द्वारा दी गई सहायता के बावजूद अब कोई समाधान नहीं दिख रहा। उनका कहना था कि बेटे का इलाज बार बार होने वाले संक्रमणों और अस्पताल ले जाने की मजबूरी से आगे नहीं बढ़ पा रहा और उसकी पीड़ा लगातार बढ़ रही है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथोनेसिया भारत में एक बेहद संवेदनशील और कानूनी रूप से सीमित विषय है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलम कॉज मामले में इसे कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति दी थी। इसमें कहा गया था कि यदि किसी मरीज की हालत अपरिवर्तनीय है और डॉक्टरों के आकलन के अनुसार जीवन रक्षक उपचार रोकने से उसे पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है, तो परिवार और चिकित्सीय समितियों की अनुमति से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर विचार किया जा सकता है। इसी कानूनी सिद्धांत का हवाला देते हुए हरीश राणा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि उनके बेटे को अनावश्यक और अप्रभावी चिकित्सा के बोझ से मुक्त किया जाए। ये मामला इतना जटिल इसलिए भी है क्योंकि पिछले कई वर्षों में ये दूसरी बार है जब हरीश के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है। पहले भी अदालत ने इस मामले को देखते हुए कहा था कि मरीज किसी तरह के कृत्रिम जीवन समर्थन जैसे वेंटिलेटर पर नहीं है, बल्कि भोजन नली के माध्यम से भोजन प्राप्त कर रहा है। इस आधार पर अदालत ने कहा था कि उसे जीवन रक्षक मशीनों पर निर्भर नहीं करा जा सकता और इसीलिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मामला नहीं बनता। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पिछले वर्ष यही तर्क देते हुए मेडिकल बोर्ड गठित करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि मरीज की जिंदगी किसी बाहरी मशीन पर निर्भर नहीं है और वह टर्मिनली इल यानी नहीं माना जा सकता। इसलिए कानूनी रूप से इच्छा मृत्यु की अनुमति का प्रश्न यहाँ नहीं उठता। लेकिन इसी दौरान हरीश राणा की हालत में और भी गिरावट आई। अदालत को दिए गए दस्तावेजों के अनुसार वह लगातार संक्रमणों से जूझ रहा है। कई बार अस्पताल ले जाया गया और घर पर देखभाल करना लगभग असंभव हो चुका है। पिछले वर्षों में उसके माता पिता ने उसकी चिकित्सा और देखभाल के लिए अपना घर तक बेच दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि यूपी सरकार की मदद से घर पर देखभाल की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वह भी दीर्घकालिक समाधान नहीं बन पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वास्तविकता को स्वीकार किया है कि इतने वर्षों के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और माता पिता मानसिक तथा आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अदालत ने इस मामले को बहुत कठिन बताते हुए कहा था कि ये सिर्फ चिकित्सा का प्रश्न नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा और नैतिकता का भी विषय है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से भी इस मामले पर अपना जवाब मांगा था ताकि आगे की प्रक्रिया में स्पष्टता लाई जा सके। इसी मामले की सुनवाई के दौरान पिता की ओर से पेश वकील रश्मि नंद कुमार ने साफ कहा कि वह सक्रिय इच्छा मृत्यु की मांग नहीं कर रही। उनका अनुरोध केवल इतना है कि बेटे के मामले को मेडिकल बोर्ड के सामने रखा जाए और अगर डॉक्टर ये मानते हैं कि उपचार रोकना बेहतर होगा तो कानून के अनुसार दूसरा बोर्ड गठित किया जाए और आगे की प्रक्रिया की जाए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति ने परिवार को विकल्पहीन कर दिया है
और अब इलाज जारी रखना केवल पीड़ा को बढ़ा रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, बच्चे की हालत देखिए, ये बहुत ही दुखद है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में चिकित्सा, कानून और परिवार भावनाओं के बीच संतुलन बनाना बेहद ही कठिन विषय है। इसलिए कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल को निर्देश दिया कि 2 सप्ताह के अंदर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिसमें यह स्पष्ट कहा जाए कि जीवन रक्षक उपचार रोका जा सकता है या नहीं। यदि रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की जाती है तो आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लेकर बहस नई नहीं है, परंतु हरीश राणा का मामला इस बहस की कई नैतिक तथा सामाजिक आयामों को उजागर करता है। एक ओर जीवन की पवित्रता और चिकित्सा नैतिकता है, वहीं दूसरी ओर मानव गरिमा और अनावश्यक पीड़ा से मुक्ति का अधिकार। परिवार के लिए ये केवल कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष है, जहां वे अपने बेटे को केवल अस्तित्व में नहीं बल्कि शांति में देखना चाहते हैं। डॉक्टर के लिए चुनौती है कि वे चिकित्सा आकलन और नैतिक मानदंडों के बीच संतुलन बनाएं। अदालत के लिए कठिनाई ये है कि हर निर्णय न केवल कानूनी रूप से वैध होना चाहिए, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। पिछले साल केंद्र सरकार ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, ताकि ऐसी परिस्थितियों में स्पष्टता और पारदर्शिता बनी रहे। ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्डों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हीं के आकलन के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाती है। हरीश राणा का मामला भी इसी प्रक्रिया से गुजरेगा। इस पूरी बहस के बीच सबसे अधिक प्रभावित वो परिवार है जो पिछले 12 वर्षों से उम्मीद और निराशा के बीच झूल रहा है। चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं और मानवीय वेदना की गहराइयों के बीच फंसा ये मामला देश के सामने एक बार फिर ये सवाल रखता है कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना है या गरिमापूर्ण रूप से जीना और मरना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का अगला निर्णय इसी दिशा में एक मिसाल बन सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।